युवा सिर्फ इसलिए पीड़ित है कि उसको पता नहीं है मुझे करना क्या है। जिस दिन वो समझ गया कि इनके पीछे चलने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अपने दम पे ही कुछ करना है, वो आपको छोड़ेगा और उस दिन आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी जिसे आप आज समझते हैं। चुनाव लड़ना है तो स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। क्योंकि ये कचरा जो देश में जमा हो रहा है ये साफ सिर्फ युवा कर सकते हैं, और ये युवा जब एक होके इस कचरे को साफ करने आएंगे तब ये हमारा देश इस दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्रियों में सबसे ज़्यादा प्रखर देशों में आएगा। कि आप 3 साल से अपने छात्र संघ कार्यकाल के बाद सक्रिय नहीं हैं या फिर आप दिखते नहीं हैं किसी में। ये मेवाड़ की तरह है, यहाँ लोग अपनों के लिए लड़ना, भिड़ना और मरना जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मैं हूं आज आपका होस्ट आशीष फ्रॉम टीम इंस्पायरो, और जैसा कि आप जानते हैं हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन पर समाज में बात की नहीं जाती। आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मेरे परिवार में मेरे भविष्य की बारे में कोई बात करता तो कोई कहता कि ये इंजीनियर बनेगा, कोई कहता है डॉक्टर बनेगा, कोई सीए या कोई आरएस, पर कोई ये ना कहता कि ये पॉलिटिशियन बनेगा या राजनीति के फील्ड में जाएगा। इसका क्या कारण हो सकता है, यूथ आज पॉलिटिक्स को लेके क्या सोचती है, इन्हीं सब टॉपिक पर बात करने के लिए आज का हमारा टॉपिक यही है, यूथ इन पॉलिटिक्स। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान हैं वो वर्तमान में मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है तथा राजनीतिक कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका नाम निखिल राज सिंह राठौड़ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारे इस पॉडकास्ट विद इंस्पायरो में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आपके इंस्पायरो का जो टॉपिक था सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वही रहा, क्योंकि युवाओं को जागरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इफ़ वी वोंट बी इन पॉलिटिक्स, अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे, युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तो जैसा कहा जाता है ना कि राजनीति एक दलदल है, उस दलदल को साफ करने की ताकत, उसका जोश सिर्फ और सिर्फ युवाओं में है। और इसीलिए आज आपके साथ इंस्पायर में आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भैया, आपको राजनीति में आना कैसे हुआ? आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? आपने बचपन से ही स्टूडेंट लाइफ में ही आपने सोच लिया था कि मेरे को राजनीति में जाना है, या इसके पीछे कोई और अलग कारण है? कोई अलग कारण तो नहीं है। जैसे कॉलेज गए तो काफ़ी सीनियर्स को देखा, कभी किसी बच्चे की मदद करते हुए कोई परेशान हो रहा था कॉलेज में, क्योंकि यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या जिनकी गवर्नमेंट जॉब है यूनिवर्सिटी में, काफ़ी अनईजी वे में बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं या उनका काम नहीं करते हैं, या 15 मिनट का होता है तो लंच पे चले जाते हैं, रोक लेते हैं, तो बच्चे क्या परेशान होते हैं। अब ऐसे टाइम पे उनकी हेल्प करते हैं तो वो बच्चा आपसे जुड़ता है। दैट्स अ गुड फीलिंग। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे किसी बेसहारा को आपका सहारा मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है। दैट्स अ गुड फीलिंग। तो उस फीलिंग की वजह से करते करते पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए। फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक दलदल है, जैसे कहा जाता है, जब आपका अगर जैसे आपने कहा था कि युवा क्यों नहीं आते, वाई यूथ इज़ नॉट इन पॉलिटिक्स, तो उस दलदल को हम उतरेंगे, हम यंगस्टर्स हैं, हम फाइट करेंगे, हम उसको बदलेंगे तो ही ये बदलेगा। बाकी आप और मैं उस चीज़ को सिर्फ दूर से देखते रहेंगे, ये दलदल है, ये दलदल है, तो उतर के साफ कौन करेगा? उस चीज़ पे ध्यान कौन देगा? उन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए कौन करेगा? ये यूथ ही करेगा। दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स एंड आई एम टुडे देयर। सो पॉलिटिक्स में आपका पहला कदम क्या था? कैसे इसमें आना हुआ आपका? पहला कदम तो फॉर्म जमा कराने से, हेल्प करने से शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में बच्चे फ़ोन कॉल और वगैरह करते थे, तो कॉलेज में जाना आना, सर्कल हमेशा शुरू से बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छे दोस्ती मित्रता मेरी आज भी, मतलब मोस्टली मैं मानूंगा कि मैं आज जो हूँ मेरे दोस्त, मेरे मित्रों की वजह से ही हूँ, जिन्होंने मेरा पल पल पे, कदम कदम पे साथ दिया। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आया करते थे, उनकी हेल्प के लिए परेशान थे। फिर धीरे धीरे करके सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, उसके बाहर के कामों के लिए भी लोगों ने अप्रोच करना चालू कर दिया धीरे धीरे। और कभी ये सोच के नहीं करा कि मदद करनी है तो कुछ करना है। फिर धीरे धीरे करते अपने ही लोगों ने कहा कि इतना किया है तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पे आ गए। फिर 2019 में चुनाव लड़ लिए। तो इस प्रकार से अभी सफ़र जारी है, देखिए आगे क्या होता है। भैया, आप 2012 से 2017 तक एबीवीपी से जुड़े थे। 2018 में आपने निर्दलीय के साथ लड़कर शायद चुनाव
प्रचार किया था, 2019 में वापस आप एबीवीपी से जुड़े, तो इसमें क्या कारण रहा? मैं परिवार से ही संघ विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर, मेरी मदर, हम सब शुरू से, मतलब मैं अपब्रिंगिंग ही मेरी इन विचारों में हुई है कि राष्ट्र सबसे पहले है, मेरा धर्म सबसे पहले है। ऐसे करके हमें शिक्षा दी गई है, सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलना, यही मेरे घर से हमें सीखने को मिला। मैं जब पहली बार यूनिवर्सिटी में आया तो दो खेमे चलते हैं पार्टियों के नाम पे छात्रों में। हमारे विचार शुरू से स्पष्ट थे कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ आकर्षित था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं 2012 से मेंबर बन गया था। मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करता था। सालों तक काम करने के बाद एक इच्छा जागरूक हुई, जब चुनाव छात्र संघ का लड़ने के लिए साथियों ने कहा, दोस्तों ने कहा, उन छात्रों ने कहा जिनके लिए मैं काम करता था, तो सभी ने मुझे कहा तो तैयारी करी। देखिए, ये बात मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ और स्पष्ट रूप में आज फिर वही बात थोड़ी सी कहना चाहूँगा, उसको जोड़ना चाहूँगा कि एक घर में बर्तन होते हैं ना, एक टोकरे में पड़े होते हैं, तो या तो एक को निकालने में बजेंगे या एक को उसमें डालने में बजेंगे। शिथिल पड़े बर्तन कभी नहीं बचते, बर्तन बजेगा। तो मान लीजिए वो जो 2018 वाला जो इंसिडेंस हुआ था, वो उस बर्तन की आवाज़ थी। मैं कभी उस घर से, उस ग्रुप ऑफ, उससे कभी दूर नहीं गया, उस विचार से कभी दूर नहीं गया, पर वो जो इन एंड आउट का खेल था उसमें थोड़ा आवाज़ होती है, वैसा हुआ। 2019 में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट इसलिए मिला क्योंकि मैं किसी पार्टी या किसी और के समर्थन में नहीं गया। मैं नाराज़ था, हम सब नाराज़ थे, हम एक विचार से जुड़े हुए थे और उस विचार के लिए हम किसी भी स्थिति तक कार्य करने को तैयार हैं जो राष्ट्र के समर्पित काम हो। इसके बावजूद 2018 में जब टिकट कटा तो युवा हूँ ना, यंग हूँ, तो गुस्सा, नाराज़गी वगैरह में, पर मैंने उसमें भी ऐसा कोई गलत स्टेप नहीं उठाया कि मैं किसी और पार्टी में चला गया या मैंने किसी और का, मतलब मैं हमारे विचार वालों के साथ ही था और मैंने मेरे विचारों को हमेशा स्पष्ट रखा। ना मेरे संगठन के लिए कभी कुछ कहा, ना मैं मेरे विचार के लिए कभी कुछ कहा, मैं उससे जुड़ा रहा। मैं और उसी को देखते हुए मेरी देखिए क्या होता है कि सालों तक आप एक बिल्कुल क्लियर और अच्छे सबक के साथ काम करते रहे किसी भी फील्ड में। इंसान जब परेशान हो जाता है तो प्रेशर, कहते हैं ना, प्रेशर में ही इंसान गलती करता है, हो जाती है। पर मेरे को बालक मानकर मैं संगठन को माँ मानता था, मानता हूँ, मानता रहूँगा। मेरे जीवन पर्यंत भी वो मेरी माँ के तौर पे मुझे नर्चर करने वाली संगठन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मानता हूँ। उन्होंने मेरी उस फ्रस्ट्रेशन की गलती को ओवरकम करके मुझे गले लगा के और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। इसके लिए मैं संगठन का और संगठन के अधिकारियों का बहुत बहुत आभारी जीवन भर रहूँगा। भैया, जैसे मैंने फर्स्ट में एक बात कही थी कि फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियन बनने में, तो आपके पीछे कोई प्रेशर था या फिर आप? ये एक्चुअली मेन सवाल है कि हर यंग बच्चा जो पॉलिटिक्स का सपना रखता है उसका सपना क्यों टूट जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप मुझसे ही नहीं, आप मुझसे 40 साल 50 साल सीनियर जिन्होंने अपने यूथ में चालू किया होगा ना, उनसे भी ये सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ, एक समय था तब मैं घर जाता और कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा या मेरे पॉलिटिक्स में जाऊंगा, तो वो लोग कहते हैं क्या फालतू काम करा है, समय खराब मत कर, किताब उठा, RS IAS IPS की तैयारी कर, कोई गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ऐसा इसलिए होता है, मेरा मानना है कि जब आप पॉलिटिक्स में आने लग जाते हो तो आप खुद के पास खुद के लिए समय नहीं रहता है। आपका समय हमेशा लोगों के लिए, जनता के लिए या आपसे रिलेटेड लोगों के लिए होता है। उस वजह से इंसान बाकी सब चीज़ों से दूर हो जाता है, जैसे खुद की लाइफ, खुद की अर्निंग्स, खुद का कोई काम या खुद की रिस्पेक्ट, रेपुटेशन भी जनता के काम से जुड़ जाती है। आप जिस दिन वो चीज़ें बंद कर देते हैं तो वो भी डर, तो फैमिलीज उस चीज़ को देख के बहुत डरती हैं कि हमारा ये बच्चा हमारा आज अगर यूथ पॉलिटिक्स में चला जाएगा तो कल किसी नेताजी के पीछे घूमता रहेगा और एक समय आएगा जब ये फिर थक हार के घर आ जाएगा। इस पूरे इशू में मैं मानता हूँ 80% ऑफ यूथ फेल्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग बिहाइंड सम रॉन्ग पीपल और रॉन्ग पर्सन। आप इसीलिए यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन थॉट्स, विचार।
आपके राष्ट्रवाद विचारधारा, आप जो क्या सोचते हैं, देश को लेके क्या सोचते हैं। मोस्टली फैमिलीज आर स्कैर्ड कि ये किसी नेताजी के पीछे अपना भविष्य खराब कर लेगा और ही वोंट बी गेटिंग एनीवेयर इन हिज लाइफ, यानी कहीं पहुंच नहीं पाएगा। अगर आज पढ़ाई करता, कहीं जाता, कुछ करता तो जॉब लग जाता, शादी हो जाती, उसका जीवन बन जाता। बट अगर ऐसा ही हर यूथ सोचता तो ना आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिलते, ना आज जो यूपी का डिसीजन आया है वो योगी आदित्यनाथ जैसे आपको मुख्यमंत्री यूपी के लिए नहीं मिलते। ऐसे बहुत से आपको मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिन्होंने अपना जीवन जलाया है, दर्द देखा है, सही थॉट्स को फॉलो किया है, सही विचार को। तो वो जो माँ बाप का सवाल और जो रोकने का कारण था ना, उस सबको ओवरकम करके आपको एक डिसीजन। आपका 3 साल का कार्यकाल अभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के साथ हो चुका है, तो आपके आने के बाद आपने क्या क्या बदलाव किए अपनी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में पहले हमारा, जब मैं चुनाव लड़ा 2019 में, तब सबसे ज़्यादा इशू था गवर्नेंस का। मतलब कि यूनिवर्सिटी का स्टाफ वगैरह कोऑपरेशन तो करता था बट इतना नहीं हो पाता। जैसे 4:30 बजे कोई बच्चा आ गया शाम को दूर से, तो दे वोंट कोऑपरेट। तो हमारे आने के बाद से हमने उन सब थॉट्स को बदला। पहले पीएचडी को लेके बहुत सी चीज़ें इश्यूज थी, जैसे उनको स्पेंड करना पड़ता था जब उनकी पीएचडी ख़त्म होती थी, वो चेंज किए। बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स आए यूनिवर्सिटी में जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो 2019-20 में तो ये सब हुआ। फिर कोविड आया तो बच्चों की फ़ीस में पैसे माफ़ हुए। आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने अपने बच्चों को सीट्स पे पैसे वापस दिए। आपके 1500 रुपये जो भी किसी यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में कहीं पैसे वापस किए तो मुझे उसका कोई लेटर नहीं है मेरे पास, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हमारी यूनिवर्सिटी का मैं बता सकता हूँ कि जैसे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को फीस में पैसे वापस दिए गए। दैट वाज अ वेरी नाइस मूवमेंट, बिकॉज उस कम दिए गए बट बाकी चीज़ें भी मूवमेंट में लाना बहुत मुश्किल होता है, और वो पैसे वापस करना वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें बदलती रहती है, समय के साथ जो डिमांड बच्चों की आती है वो पूरी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की बात आई गई है, तो अभी वर्तमान में जब हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वाइस चांसलर को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, उसमें क्या उतार चढ़ाव क्या है उस आप? मैंने इतने सालों में, देखिए अब मैं आप पहली बार, अब इतने साल बाद किसी ने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ, इतने सालों में विश्वविद्यालय में इससे ज़्यादा विवादित इंसान देखा ही नहीं है। इनको यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस में रहने से ज़्यादा इनको अखबारों के विवाद में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी फेवरेट जगह है अखबार में न्यूज़। इनकी फेवरेट जगह वाइस चांसलर का ऑफिस नहीं है, इनकी फेवरेट जगह है अखबार की न्यूज़। उसमें नाम चपता रहना चाहिए, इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पे जो इन्होंने गुंडाराज मचा रखा है, विश्वविद्यालय का एक एक स्टाफ, एक एक छात्र इनसे पीड़ित है। देखिए, कुछ समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। इनके कुछ समर्थक भी हैं जिनके ये बेनिफिशियरी हैं, उनको जो फ़ायदा मिल रहा है उससे वो वीसी की बेनिफिशियरी हैं, तो वो कभी उनका विरोध नहीं करेंगे। शायद अब मैं जो बोल रहा हूँ इसका भी विरोध होगा, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि समर्थक अगर विरोध नहीं करेगा तो अपने नेता को कैसे आगे बढ़ाएगा। पर बात ये आती है कि क्या वाइस चांसलर नेता हैं? क्या वाइस चांसलर नेताजी हैं? नहीं, आप छात्रों के लिए आए थे, आप छात्रों का काम करने के लिए आए थे, जिनसे तो आप मिलते भी नहीं हो, आपको ढूंढना पड़ता है। कभी आप दिल्ली होते हैं, कभी आप जयपुर होते हैं, कभी आप किसी नेताजी के पास होते हैं, कभी आप किसी नेताजी के पास होते हैं, कभी आप आगरा होते हैं, कभी आपकी उम्र का तकाजा है, सम्माननीय वाइस चांसलर जी। पर आप कभी छात्रों की समस्या, मूल समस्या है। आपको एक बात बताता हूँ, 250 किलोमीटर दूर रावत भाटा है हमारे यहाँ से। यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, टीसी के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ता है ना। रावत भाटा 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ का छात्र अगर सुबह 10 बजे भी अपने घर से निकलता है ना, तो आते आते 1-1:30 बज जाती है। 1-1:30 बज जाती है, तब वो फॉर्म भरता है। 3 बजे आपकी कैश का सेक्शन बंद हो जाता है। वो उस दिन उसकी टीसी से, माइग्रेशन से वंचित हो जाता है। वो फिर उस दिन रात को वापस जाता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी निकल के उदयपुर आता है, अपने माइग्रेशन के लिए अप्लाई करता है। 3 बजे पहले ये किसी को माइग्रेशन नहीं देते। 3 बजे इनको माइग्रेशन मिलता है। वो छात्र 3 बजे माइग्रेशन लेके वापस 250 किलोमीटर अपने घर जाता है। अब आप एक बात बताइए, 250 किलोमीटर के सफ़र के 400 रुपये तो लगते होंगे। वैल्यू को सोचो, 200 रुपये मानते हैं, 200 रुपये लगते होंगे।
200 रुपये जाने के, 200 रुपये आने के, 400 रुपये पर डे। अब मान लीजिए किसी के पिताजी क्रमिक काम करते हैं, मजदूरी करते हैं घर चलाने के लिए, उनको तो दिन के 500 रुपये मिलते हैं। वो बच्चा अपनी मेहनत, अपने पिता अपना पेट काट के उस बच्चे को पढ़ा रहा है, आप उस बच्चे को एक माइग्रेशन ऑनलाइन नहीं दे सकते हो, और इसके लिए 20 बार नोटिफाई करा दिया है। आपको तो बढ़िया गाड़ी मिली हुई है, बढ़िया आपने लिखा रखा है वाइस चांसलर आगे, और आप पूरे शहर में घूमते रहते हो। आपने यूनिवर्सिटी के एक छात्र को बुला के कह दिया कि तेरा भला कर दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपने पूरे जो 2.25 लाख बच्चे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ रहे हैं उनका भला कर दोगे। भला तब होता है जब उस विश्वविद्यालय के छात्र को अपनी मेहनत के लिए रोज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर घूमना नहीं पड़े, एग्जाम कराने की प्रोसेस डिलेड है, यूनिवर्सिटी की ग्रेडेशन नहीं हुई है, रूसा का पैसा नहीं आया, नेक का पैसा नहीं आया, कुछ भी ये लोग लेके नहीं आए। इन्होंने ये वहाँ जाते हैं दिल्ली तो कहते हैं मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मेरी पावर है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के भले में आपने किया क्या? द्वार बना दिया। आपने किया क्या? इंजीनियरिंग चालू करा दी, जिसमें नियम इंजीनियरिंग चालू कराई है, उसमें आपने 5 डिपार्टमेंट चालू करे, 5 परमानेंट फैकल्टी के बिना चल रहे हैं। आपने क्या किया विश्वविद्यालय के लिए? हाँ, आपने ऐसा भी कोर्स चला रखा है उसी इंजीनियरिंग में जिसमें 3 बच्चे हैं। मैं डॉक्यूमेंट सहित दिखा सकता हूँ। विश्वविद्यालय की बॉम्ब में नियम पास हुआ है कि 7 बच्चों से नीचे तो कोर्स ही नहीं चल सकता। आप इंजीनियरिंग चला रहे हो, आपको शर्म आती है? आपने डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे पुराने वाइस चांसलर ने उद्घाटन करने के लिए लगा रखा, उसके ऊपर आपने ऐसे फ्लेक्स लगवा दिए व्हाइट कलर के। क्या चाहते हो? नाम ही चाहते हो ना। इंजीनियरिंग चालू कर दी, बच्चे पढ़ रहे हैं 3, बच्चे पढ़ रहे हैं 7, बच्चे पढ़ रहे हैं 5, और कोर्स चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को खेलने के लिए बुला रहे हो उदयपुर, उनकी ट्यूशन फीस माफ कर रहे हो, और फिर कहते हो कि मैं छात्रों के लिए बहुत काम करता हूँ। बिलोता में जमीन ले ली, बिलोता में यूनिवर्सिटी, आपको पता है 1900 ईयर में भूल रहा हूँ, बॉम्ब जो विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल है ना, वो सिर्फ 4 संगठक कॉलेज उदयपुर के अंदर का है। बिलोता में कॉलेज खोलना संवैधानिक तौर पे सही नहीं है। नॉर्थ कैंपस बना रहे हैं दादा वहाँ पे, जिसपे भी स्टे आया, पीछे वाले को जमीन से रास्ता देना है, जो इन्होंने वापस कोर्ट में लिख के दे दिया। अभी माननीय श्री गुलाब जी भाई साहब के खिलाफ इनके शब्द आते हैं। आप कौन होते हो उत्तर प्रदेश से आके हमारे यहाँ पे हमारे लोगों के लिए बोलने के लिए? हमारे यहाँ के लोग सालों से हमारे यहाँ के संघर्ष कर रहे हैं। आप किसी के ड्रॉबैक गिनाने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ नेता नहीं हो, आप यहाँ बच्चों का काम करने के लिए आए हो। आपने काम क्या किया वो बोलो। आप रोज जयपुर चले जाते हो, उसको कोई पूछने नहीं आ रहा है। आप यहाँ के लोकल लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो, उनको बुरा भला कह रहे हो, आप यहाँ पे गुटबाजी कर रहे हो। इसमें आपका क्या काम है? आपने उत्तर प्रदेश से 8 लड़कियां बुलाई जिनका आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन किया, उनकी ट्यूशन फीस माफ कर दी। 3200 रुपये ट्यूशन फीस थी, जिसमें सेशन चल रहा था नवंबर का। सेशन चलते सेशन में 3200 रुपये की ट्यूशन फीस भी माफ कर दी आपने उसकी, उन 8 बच्चियों की जो आर्ट्स कॉलेज में थी। बाकी तो 20 बच्चियां थी जो खेलने गए, उसमें से 10 बच्चियां यूपी की है। उन बच्चियों ने एक दिन क्लास अटेंड करी हो तो बताओ? वो बच्चियां आई, खेली और नेशनल खेल के चली गई। क्यों? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे नहीं मिले क्या? आप कॉलेज में आपके पास कोई छात्र आ जाता है तो आप उसको कहते हैं हमें कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। आपके विरोध करने आते हैं बच्चे, आप कोई गलत काम करोगे, दुनिया डेमोक्रेसी में नियम है हम विरोध करेंगे, आप विरोध करने ही नहीं देते हो। आप पुलिस प्रशासन बुला के पीछे खड़े हो जाते हो जैसे आपका कोई मर्डर करने आया हो। छात्र हैं यार, क्या करने आएंगे? आपसे लड़ने नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? क्या डेमोक्रेसी में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो? छात्र संघ चुनाव की, छात्र राजनीति की, देश की राजनीति की। आपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी साहब, संविधान पार्क बनाया, बहुत सम्मान करते हैं उसका। संविधान से बड़ा कुछ नहीं इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। पर आप किस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हो? कौन सा संविधान का नियम फॉलो कर रहे हो? निकाल के 2 डॉक्यूमेंट्स अगर विधानसभा में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपसे विधानसभा से सवाल पूछा गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप विधानसभा की सवाल को टाल रहे हो। ऐसा कौन सा समर्थन मिला हुआ है आपको? आप हर बार हर छात्र के साथ धोखा कर रहे हो। ये मेवाड़ की तरह है, यहाँ लोग अपनों के लिए लड़ना, भिड़ना और मरना जानते हैं। जब दूसरों के लिए लड़ने में कमी नहीं रखी तो अपनों के लिए तो मरते दम तक लड़ेंगे। आपके नियम, आपके कायदे सही नहीं है। आप हमारे क्षेत्र की बालिकाओं को छोड़ के आपने अपने क्षेत्र से बुला के यहाँ खिलाया। मैं 2012 से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हूँ। मैंने तो नहीं देखा सिर्फ खेलने के लिए कोई छात्र आई, एडमिशन लिया, खेली, यूपी चली गई और वापस कॉलेज भी नहीं देखा। ये क्या है? फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है?
आपके टीचर स्टाफ आपका, सारे अधिकारी आपके, तो फर्जीवाड़ा करोगे क्या? आप गलत हो इसलिए आप ये विवादों में फंसते हो। आपको क्या लेना देना पॉलिटिकल परिकल्पना में क्या चल रहा है? आप हमारे सम्मानित, हमारे, देखिए आप कोई भी विवाद को ढूंढ लीजिए, आप किसी की उम्र के तकाजे से आप अपमान नहीं कर सकते। आज मेरे से वाइस चांसलर बड़े हैं तो मैं आप आज उनका अपमान थोड़ी कर सकता हूँ। आप हमारे लोकल लोगों के अपमान करने लग गए, आप हमारे लोकल लोगों में गुटबाजी करने लग गए। आपका काम था क्या? ये आपका काम था आए छात्रों की एजुकेशन पे ध्यान दें, पढ़ाई कैसे क्वालिटेटिव हो उसके लिए काम करें। आपका रूसा का एफिलिएशन नहीं हुआ अभी तक, आपका नेक का क्रेडिटेशन लेने नहीं आया। 100 करोड़ रुपए आते हैं रूसा में, आपने 1 रुपया नहीं लाए हुआ। आपने स्पोर्ट्स बोर्ड की प्रोग्रेस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड से 25 लाख रुपए लेके बिलोता में बिल्डिंग बना रहे हो। आपके पास यूनिवर्सिटी खाते में पैसे नहीं है क्या? स्पोर्ट्स बोर्ड में आपने ग्राउंड की हालत देखी है? एक मैदान तो फुटबॉल का उसके पास वाले में गारा भरा हुआ है 4 साल से, और जो कर सकते थे उनको आपने हटा दिया, जो कर सकते थे उनको आपने हटा दिया। और उसी पैसे से आप 25 लाख से वहाँ बिलोता में गवर्नर साहब से उद्घाटन करा के अपनी दुकान चलाना चाहते हो। वो 25 लाख से उस ग्राउंड को बनाते, आने वाले 50 साल तक बच्चे आपको याद रखते। आपने क्या किया? बिलोता में ईंट रख दी, वहाँ पे बिल्डिंग बना दोगे नॉर्थ कैंपस करके। नाथद्वारा का बच्चा उदयपुर पढ़ता है, नहीं तो एसएमबी कॉलेज नाथद्वारा में पढ़ता है, एमएलएसयू एफिलेटेड कॉलेज है। आप किस हिसाब से बच्चों की मदद करते हो? आप बस एक ग्रुप बना लिया, एक टीम बना ली और राजनीति चालू कर दी। चुनाव लड़ना है क्या यहाँ से? आपके इंटेंशंस क्लियर करो ताकि विधानसभा में ये बात भी हो सके। अभी एक निर्दलीय विधायक हैं सिरोही से, संयम जी लोढ़ा, उन्होंने थोड़े दिन पहले विधानसभा में ये सवाल पूछा है। उन्होंने भी बिल्कुल सही बात कही कि मेरे क्षेत्र के मेरे लोकल लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये बाहर से आके आपको एक, आप कहते हैं बाला साहेब ठाकरे वॉज अ ग्रेट मैन। बाला साहेब ठाकरे का भी सवाल था, पहला हक महाराष्ट्र पे मराठी का है, तो मेवाड़ में भी पहला हक मेवाड़ी का है। आप ऐसे कैसे बिहेव करते हो? आप कौन हो? आपको निर्वाचित नहीं हो, आप मनोनीत आदमी हो। आप आए हो यहाँ पे बच्चों का भला करने के लिए, और आप यहाँ आके कर रहे हो राजनीति। आज के समय में युवा अपनी पढ़ाई, अपने पार्टी कल्चर को छोड़कर राजनीति से क्यों जुड़े? पार्टी का जब भी आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यूथ पार्टीज़ को इंजॉय के पैटर्न पे लेके जाएंगे तो दैट्स ओके, पर अपन वेस्टर्न कल्चर पार्टी पे जाएं तो वैसे तो मेरा ये मानना है कि ये हमारा संस्कार ही नहीं है, ये हमारे फैमिलीज़ में, हमारे विचारों में, हमारे पूर्वजों ने कभी था ही नहीं। आप मानेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स इंडिया में होते हैं, ये सभी की कंप्लेंट्स हैं। दैट वाज अवर पार्टी। फेस्टिवल्स हमारी पार्टी है, हमारे कल्चर की वो पार्टी है। 31 दिसंबर को न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा याद कराना चाहूँगा, इस साल 2 अप्रैल को हमारा भारतीय नववर्ष भी आ रहा है ना। आप इंग्लिश न्यू ईयर पे तो आप युवाओं को देखेंगे पार्टियां करते हैं, डीजे बजाते, कोई मदिरा का सेवन करते हुए, लेकिन आप कभी 2 अप्रैल पे किसी युवा को देखते हैं क्या कि डीजे बजा के खुशी मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं? क्यों नहीं होता ऐसा? हमने उनके फेस्टिवल्स को अपनाना तो एक्सेप्ट कर लिया, पर अपना खुद का जो है हम उसको फेस्टिवल के तौर पे नहीं मनाते। फिर आपने कहा कि पॉलिटिक्स की तरफ क्यों आए, मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश विभिन्न जाति, प्रजाति, विचार, वस्त्र, हर कल्चर ट्रेडिशन से अलग, हर 100 किलोमीटर में हमारे यहाँ भाषा में डिफरेंस आ जाता है। हर तबके की आवाज़ उठाना ज़रूरी है, हर तबके की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। युवा इकलौता ऐसा पार्ट है उसका, हमारी सोसाइटी का, जो घूमता है, जो मतलब जगह जगह जा सकता है, जो सेंटर्स ऑफ पावर, पॉलिटिक्स या सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है, किसी भी चीज़ के केंद्र तक जाने के लिए युवा सबसे पहले प्रेफर्ड होता है। वो युवा उन केंद्रों तक जाते हैं, वो अपनी सोसाइटी, अपने तबके का दर्द देखते हैं, पर वो कभी जाके सोसाइटी में, पब्लिक में उस चीज़ को बोलते नहीं हैं। अगर आज मैं आपको बताऊं, मतलब पुराने अगर लोग ऐसा सोच लेते कि हम तो बहुत तकलीफ़ होती है, हम कहीं जाते हैं तो हमारे को लोग भगा देते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में वोट मांगने जाते हैं, अगर वो ये सोच लेते कि हम
ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्या आज हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो इतने बड़े वर्चस्व से राष्ट्र में स्थापित हो पाती, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के आ पाती? मैं इसी का रेफरेंस देना चाहूँगा कि हमारे श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आप ऐसे देखेंगे कि अगर जिन लोगों ने अपने जीवन का त्याग दिया उस चीज़ के लिए, अगर वो ऐसे सोच लेते कि ये क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, तो क्या कभी वो बन पाता? क्या कभी वो स्थापित हो पाता? मेरे मानने से रामलला कभी स्थापित हो पाते अगर वो ऐसा सोच लेते। तो यूथ को पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहिए कि अपने तबके के, अपने आसपास के, अपने लोग जो दर्द में हैं उनकी आवाज़ केंद्र तक पहुंचा सके। हर व्यक्ति के थ्रू चैनल चलती है। आप वोटर हैं, आप गांव में रहते हैं, आप वार्ड पंच को बोल सकते हैं, सरपंच को बोल सकते हैं, सरपंच से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक वो विवाद जाएगा, वो बात जाएगी। पर आप करिए तो सही, एक कदम आगे तो बढ़ाइए। युवाओं को आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो गई है सोशल मीडिया की। व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप मानेंगे दुनिया मतलब दूसरे मुद्दा आपका है पर लड़ दूसरे रहे। क्यों लड़ेंगे? ये युवा जगे तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें डाइवर्जन की प्रॉब्लम है। युवाओं का डाइवर्जन आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल और अच्छी चीज़ों के। हम अगर हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हम अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अगर दौड़ना, घूमना, काम करना चालू करेंगे, एवरीथिंग विल बी ज़ीरो फॉर यू। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सोसाइटी रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लोग रहेंगे। तो दैट्स व्हाई यूथ शुड बी इन पॉलिटिक्स। भैया, एक जो पॉलिटिक्स होती है वो होती है सोशल मीडिया पे और एक होती है ग्राउंड लेवल पे। सोशल मीडिया पे आज देखता है युवा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, उसको यूँ लगता है सारी जो राजनीति है वो सोशल मीडिया पे ही हो रही है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो नहीं पता, उसके बारे में बताइए आप। जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले आउट ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आउट ऑफ फोकस बात कर रहे थे, तो उसमें अपन बात कर रहे थे ना कि ग्राउंड पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स का बेस नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ वे टू गेट कनेक्टेड टू पीपल। बट अब क्या है, जैसे है ना, आप इसके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, जैसे हर बच्चा तो पढ़ता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे तो उसको यूज़ कर लेते हैं, वही बहुत है। इनके बारे में पढ़ा जाए तो पता चलेगा आपको, देयर इज़ अ डिजिटल फेक लाइफ सोशल मीडिया इज़ क्रिएटिंग। जो डिजिटल फेक लाइफ को सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है हमारे दिमाग में, वो चीज़ अब पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लग गई है। जैसे कि आप कुछ भी करें, उसकी एक फ़ोटो खींच के डाल दें, उसमें कितने लोगों का भला हुआ, किसका काम हुआ, वो भले किसी को पता चले नहीं पता चले, सोशल मीडिया पे उस वीडियो फोटो को डाल दिया जाएगा और नारे मतलब यूँ एक सीन बना के और उसको ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा जैसे कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े धरने, बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट, निष्कर्ष ही नहीं निकले। तो इस धरने को करने का भी या तो वो धरना तब तक चलना चाहिए जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकले, और या फिर वो धरना करना ही नहीं चाहिए जिसका निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। सोशल मीडिया और ग्राउंड की पॉलिटिक्स में अंतर ये है कि ऑथेंटिक चीज़ें कम पड़ गई है। आजकल बच्चे उसकी प्रोफाइल, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की प्रोफाइल खोलते तो देखते इसके फॉलोवर कितने हैं। उसने कहा इसके 50,000, 1 लाख, 10 लाख, वो देख लेते हैं। बच्चों देखते 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, 10 मिलियन फॉलोवर्स, सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फॉलोवर्स, तो मैं भी फॉलो कर देता हूँ। जिसको जीवन में फॉलो करते हैं उसी को या तो जिससे सीखते हैं और या जिसके पीछे चलते हैं कि नहीं ये सही है, ये मुझे बिल्कुल मंजिल पे ले जाएगा। जैसे मैं आज मोदी जी को फॉलो करता हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा फॉलो उसी इंसान को है जो इस राष्ट्र को दुनिया के सबसे गरिमामय पद पे, पोजीशन पे ले जाके रोकेगा और उससे आगे ले जाएगा, रुकने नहीं देगा मेरे देश को तरक्की करने से। मेरा देश एक दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे प्रोग्रेस्ड कंट्री होगा, इस भाव के साथ मैं मोदी जी से जुड़ा हूँ। दैट्स पॉजिटिव सोशल मीडिया, है ना। लेकिन अगर आज लोग फॉलोअर्स बढ़ा के और ऐसे अगर लोगों को इंस्पायर करते हैं, फिर जब मेन काम की बात आती है तो गायब हो जाना, काम नहीं होना, दैट गिव्स अ फेक वर्ल्ड टू यूथ, और उससे भी मन टूटता है। आप जब किसी को फॉलो करें, फिर आप चाहते हैं कि यार मैं कभी उनसे अप्रोच करूं, मैं उनसे बात करूं, फिर कभी काम हुआ तो मैं फ़ोन कर दूं। आप काम के लिए फ़ोन करें और अगर वो रिवर्ट नहीं करें, वो काम नहीं करें, या ऐसा हो जाए कि
आपसे एटलीस्ट, चलो वो भी कोई समस्या हो तो मैं मान सकता हूँ नहीं हो, पर उस व्यक्ति का, उस इंसान का जिसको सोशल मीडिया से आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका ग्राउंड भी कुछ होना चाहिए, उसका मैदानी धरातल पर भी लोगों के लिए संघर्ष होना चाहिए, तो ही वो सोशल मीडिया पे भी सत्य है। बाकी फेक दुनिया बना के वहाँ पे सक्सेस कोई भी पा सकता है, ग्राउंड पे सक्सेस पाना इज बिट हार्श एंड मच मोर हार्ड वर्किंग देन गेटिंग सक्सेस ऑन सोशल मीडिया। पर युवा सहमा या डरा हुआ क्यों है पॉलिटिक्स को लेकर? वो इसलिए होता है कि सक्सेस रेट हमेशा देखी जाती है। आप और मैं उदयपुर के वासी हैं, सालों से मैं तो पैदा ही हुआ। आप देखेंगे किसी भी फील्ड में सक्सेस रेट गिनी जाती है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बिजनेस में देखेंगे कि कितने परसेंटेज रिकवरी, कितने परसेंटेज मेरी सक्सेस है, कितना प्रॉफिट मुझे आ रहा है। पॉलिटिक्स इज अ प्लेस वेयर यू वोंट गेट एनी प्रॉफिट। और युवाओं को तो एक दिन में बड़े बड़े व्यापारी बनना है, बड़ा पॉलिटिक्स बनना है, पर अभी भी समय नहीं बीता है। अगर आज भी हमारा युवा सोचता है कि मैं इसमें कुछ करूं, मैं 10 मिनट के लिए उस सभा में जाके आऊं जहां पे मेरा नेता बोल रहा है, मैं 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया पे जो मैं दिन भर यूज़ करता हूं उससे सवाल पूछूं कि ये क्यों है, शायद कुछ बदल जाए। और नहीं तो मैं जिस दिन झंडा उठाऊं उस दिन नेता को भी मन में आना चाहिए कि ये अब बाजी पलट देगा। जैसा आपने बताया कि किसी नेता को फॉलो करके ही मतलब अपन पॉलिटिशियन, आप कौन से व्यक्तियों से प्रेरित होते हैं? आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो आप ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं, हम लोग विचार से जुड़े हुए हैं। मैं विचार से जुड़ता हूँ, मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं हूँ। हमारा मानना है कि देश सबसे पहले है, उसके बाद मेरा बाकी सब पर्सनल थॉट्स आते हैं। तो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ हूँ, विचार से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स पे हम लोग चलते हैं, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के थॉट्स पे चलते हैं, हम लोग और भी जो महानुभाव जो हमारे देश को, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो हमें अपनी धरती से जोड़ के गए, टू बी लाइक कनेक्टेड विद योर अर्थ, योर ग्राउंड्स, तो उस बेस पे हम लोग हमारे मतलब मेरे थॉट्स उससे ही जुड़े हुए थे। आपके कार्यकाल में युवाओं का कितना सपोर्ट रहा? मेरे कार्यकाल में देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने युवा ही आते हैं। आप मानिए 18 साल से 26 साल 28 साल तक के, 30 साल तक के युवा मोहनलाल सुखड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। एजुकेशन बेसिकली, बाकी हर युवा जो मतलब सबसे एडोलसेंट की एज से लेके यूथ की एज कंप्लीट करने तक, आप मानेंगे इस यूनिवर्सिटी में कुछ पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, वो इतना प्यार देते हैं कि मतलब कभी भी कोई काम पड़ता है तो किसी को बोलने की, भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक फ़ोन कॉल होता है, भैया ये इसका ये काम है और आप हेल्प कर देना, एंड दे हेल्प लाइक कि वो उनके छोटे भाई का काम हो, छोटी बहन का काम हो। तो उस तबके ने तो हमेशा मेरी मदद करी। अब सबसे यंग बच्चे जो 12th पास होके मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनकी बात करते हैं। वो लोग जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनके लिए एक नई दुनिया होती है। उनको ऐसा लगता है यार आज कॉलेज में नए कलर्ड कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी जाऊँगा और नए नए दोस्तें बनाऊँगा, ऐसा। वो जब आता है ना, तब उसके मतलब मैं जब से प्रेसिडेंट बना तब से रोज़ जब भी कॉलेज जाना होता तो नए यूथ के बच्चे आते हैं और वो इतना हैंडसमली और इतना अच्छे से, मतलब भैया अच्छा आप हैं, भैया मैं आपको जानता हूँ, मेरे भैया बताते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, और भैया मैं भी आपके साथ काम करूँगा। उसके बाद जब भी बच्चों की तकलीफ़ हुई तो वो तकलीफ़ें हम तक लाना नहीं हो पाता। कभी जैसे हर जगह मैं भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि इंसान एक टाइम पे एक जगह हो पाता है, उसका बड़ा मुझे दुख है, लेकिन नहीं हो पाता। एक साथ 10 जगह काम पड़े तो कैसे जाऊँ। वो बच्चे जब 2-4 महीने इस यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं, वो बच्चे काम कराने जाते हैं। आप मानेंगे युवा एक दूसरे की मदद करने को इस स्थिति तक तैयार रहता है कि खुद की जेब से पेट्रोल, खुद की जेब से खर्च कर कर आप दूसरे का काम कराने अपने घर से यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। तो मान सकते हैं ना कि हमारे देश के युवा का मन खराब नहीं है, उसका मन खराब नहीं। इसी प्रकार से मेरा इस यूनिवर्सिटी में आए हर युवा ने, भले वो मेरे विचार का था नहीं था, मेरे अगेंस्ट था नहीं था, शुरू से लेके लास्ट तक मेरी मदद करी। और आज इसमें आप खुद भी एक हैं।
आज का युवा ऐसा सोचता है कि पॉलिटिक्स में वीआईपी कल्चर है, मतलब वो वाइट शर्ट और वाइट कुर्ता, बड़ी कार। तो आप इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वाइट कुर्ता, बड़ी कार और बड़ी गाड़ी तो नेताजी के पास इसलिए होती है कि आप मानेंगे एक पॉलिटिशियन एवरेज डेली जिनके जैसे बहुत हेक्टिक पॉलिटिकल शेड्यूल रहता है, जैसे मैं हमारे उदयपुर के विधायक माननीय श्री गुलाब जी भाई साहब की बात कहना चाहूँगा। हिज एज इज 78। आप मानेंगे, मैंने उनको विधानसभा चुनाव में इवन आई गो टू वर्क, मैं भी गाँव में पंचायतों में प्रचार करने हम यंग यूथ के साथ जाते हैं। आप दिन में कितने किलोमीटर घूम सकते हैं? 20, 30, 50। आप कितनी सभाएं कर सकते हैं? 2, 3। हमारे उदयपुर के जो विधायक हैं माननीय श्री गुलाब जी भाई साहब, वो दिन में 5 सभाएं कर लेते हैं। और दैट टू ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर 4 में करी तो एक सेक्टर 6 में करी। ही इज़ लाइक एक सभा बड़ी सादरी में करी तो दूसरी राजसमंद में करी, तीसरी उदयपुर में करी और चौथी कहीं अरनोद में करी। तो आप मानेंगे इतना ट्रैवल करना इस एज में, उनको बेस्ट जो प्रोवाइड हो पाता है वो उस पर काम चलाते हैं। वो वीआईपी कल्चर नहीं है, वो यूथ के थॉट्स हो गए हैं। जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी वाला तो ये सक्सेसफुल होगा, कोई मतलब बड़ा तैयार हो क्या। हमारे ह्यूमन नेचर या फिर आप मान सकते हैं हमारी सोसाइटी के थॉट्स हैं। आप मानेंगे जब कोई वेल ड्रेस्ड आपके सामने आके खड़ा हो और आप उसको हमेशा प्रिडिक्ट ऐसे ही करेंगे कि ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी ग्रेट, ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी नाइस, इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग कि क्या हो रहा है, आप उसके ड्रेस को, आप उसके कपड़ों को, एक छगमा वर्ण को देख के आप सबसे पहले इंस्पायर होंगे। ये हमारे सोसाइटी का है, उन यूथ का या वो नेताजी के पीछे का नहीं है। वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि नेताजी आए तो बड़ी गाड़ी आएगी, 4 गार्ड आएंगे, वाइट शर्ट वाइट कुर्ते पजामे में साहब आएंगे, और कोई चुनाव होगा तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। आप मानेंगे नहीं, मैं जिस विचार से बिलोंग करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ आज की परिप्रेक्ष्य में। इस पार्टी की शुरुआत जब हुई थी तब इस पार्टी में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को जलाया है। पहनने को जूते नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, 3 दिन तक बिना भोजन करे पार्टी और विचार का काम करते थे। राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए सुबह से शाम और पूर्ण जीवन इस विचार को, राष्ट्रवाद को स्थापित करने में जला दिया। तो बड़ी गाड़ी और वाइट शर्ट तो हमारी सोसाइटी ने डाल दी। आपके कार्यकाल तक पहुंचने के लिए, आपकी अध्यक्षता तक पहुंचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या कठिनाई है, उसके बारे में बताइए आप। आशीष जी, अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए उतने ही कांटे होते हैं जितने एक सीनियर नेता को अपने पॉलिटिकल लाइफ को बनाने में। ये एक निर्वाचन की प्रक्रिया है। आप चुनौती के तौर पे समाज में, बच्चों में, युवाओं में चुनौती के तौर पे आप चुनाव लड़ने जाते हैं और इतना उसमें आपको झेलना पड़ता है। शायद मैं मानता हूँ जिस स्थिति में मैं चुनाव लड़ा, शायद व्यक्ति का बिहेवियर बदल जाता है। वो इतना सोसाइटी को वास्ट लेवल पे देखता है और इतनी जल्दी, लेकिन सेकंड्स एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उसको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और वो होते होते तो चुनाव हो जाता है। तो कांटों का पथ है, चले चलो मंजिल तो मिलेगी यारो, वो उसमें चलता रहता है। अब तकलीफ़ें तो कैसे एक एक के बताना तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हाँ, काफ़ी प्रेशर्स होते हैं, काफ़ी फोर्सेस एक्ट करती है। बस हंसते रहो, चलते रहो तो वो फोर्सेस कवर हो जाती है। वो थक गए, बैठ गए तो फोर्सेस सक्सेसफुल हो जाती है। युवा जब राजनीति में आता है तो उसको सोसाइटी का, अपने सीनियर्स का क्या सपोर्ट रहता है? कैसे आपके भी टाइम पे क्या सपोर्ट रहा आपको? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये मतलब आगे बढ़ाने वाला भी है और पीछे खींचने वाला भी है, पर मैं कोई उसमें मेरे को वो नहीं है, खौफ या तकलीफ नहीं है, मैं बात खुल के ही करता हूँ। कम्युनिटी की बात करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं। और आप सोसाइटी की बात करेंगे तो इट्स वेल एंड नाइस। आप जब सोसाइटी में, इसमें थोड़ा सा क्या है कि समझने की बात है। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी को लीड करना चाहता हूँ, तो सोसाइटी ऐसे देखती है कि सबका मिक्सचर होता है ना। आप आगे बढ़ते हैं तो लोग देखते हैं अच्छा है, ही इज डूइंग समथिंग गुड, अच्छा कर रहा है, अपन इसका साथ देते हैं। कोई साथ देता है, कोई खिलाफ जाता है, ठीक है।
चलता है। पर क्या होता है कि कुछ ठेकेदार होते हैं जो कम्युनिटी में होते हैं, जो कल्चर सोसाइटी में भी होते हैं, वो ठेकेदार हमेशा ऐसे देखते हैं कि अगर ये कुछ बना तो मेरे पीछे चलना चाहिए, ही शुड फॉलो मी। अगर ये मेरे को फॉलो नहीं करेगा तो ये लीडर नहीं बने, क्योंकि वो लोग स्थापित लोग हैं। स्थापित होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आदमी अपना होगा तो आगे बढ़ेगा, अपना नहीं होगा तो इसको दबाओ, है ना। उसके लिए भले वो उनको बाहर से लाके किसी को नेता बनाना पड़े तो ये लोग करेंगे। अपनी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन के तौर पे देखा जाता है जब एक युवा बच्चा अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये युवा जिस दिन आप लोगों के पीछे घूमना बंद कर देगा और अपने पैरों पे चलता है, वो अपनी ताकत से आगे बढ़ता है, ये समझना चालू कर देगा, इन सभी ठेकेदारों की दुकान उठ जाएगी। ये सभी ठेकेदार अपने आप को शहर का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का स्वावलंबी नेता बने हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। आज का युवा सिर्फ इसलिए पीड़ित है कि उसको पता नहीं है मुझे करना क्या है। जिस दिन वो समझ गया कि इनके पीछे चलने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अपने दम पे ही कुछ करना है, वो आपको छोड़ेगा और उस दिन आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी जिसे आप आज समझते हैं। ये युवाओं को आगे बढ़ाने के बजाय दूसरों को बुलाना, नेता बनाना, ये कायराना हरकत है। आप अपने लोगों को पहले आगे बढ़ाओ तो आपका भला, तो आपके क्षेत्र का, आपकी सोसाइटी का, आपकी कम्युनिटी का भला होता है। ये प्रायोरिटी बाला साहेब ठाकरे ने सिखाई थी। उन्होंने कहा मेरे लिए पहले राष्ट्र है, दूसरी मेरी कम्युनिटी है, मेरी सोसाइटी है। हमारे जो सोसाइटी कम्युनल लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर मेरे क्षेत्र का बालक अगर आगे बढ़ेगा तो मेरे क्षेत्र की जनता की भी तरक्की होगी। लेकिन नहीं, उनका काम ठेकेदारी का है। वो अपनी ठेकेदारी के लिए उस बच्चे को पीछे पटक देंगे, उस बच्चे को दबाएंगे, उस बच्चे को काटेंगे। जैसे कि एक पेड़ बढ़ता है तो माली तो इंटेंशनली उसको काटता है ताकि वो और स्पीड से बढ़े। इन ठेकेदारों को पता नहीं है वो जिस युवा को काट रहे हैं वो दुगनी स्पीड से बढ़ेगा और वो उस दिन उस प्रखर स्थिति पे पहुंचेगा जहां तुम किसी युवा को नहीं बरगला पाओगे और वो हर युवा के साथ खड़ा होगा। चुनाव के दौरान जो गतिविधियां होती है, मतलब वो जो पार्टीज होती हैं, रैलियां होती है, वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? देखिए, मैं मानता हूँ, अब मैं मेरे विचार इसमें बोल रहा हूँ। यूजीसी के नियम के अनुसार कोई पार्टी, कोई रैली नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं हुई, है ना। तो पर यूजीसी का नियम युवाओं के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत हो जाता है, यूथ के चुनाव में पैसे का नहीं चलना चाहिए। ये तो रही बात यूजीसी के नियम की। फिर बात आती है कि भाई रैलियाँ होनी चाहिए, जिस पे यूजीसी ने बैन लगा रखा है वो होनी चाहिए। आप निर्वाचन के लिए 15,000 बच्चों को वोटिंग का पावर सिखाने जा रहे हो और आप उनको ये नहीं बताना चाहते हो कि सभाओं में, रैलियों में कैसा माहौल होता है, क्या होता है, किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए वो आदमी आपके बीच में आया है। आप वो चीज़ उनको करने ही नहीं देते हो। आप क्यों नहीं करने देते हो? दिस इज़ रॉन्ग। आप उनको प्रेजेंट ही नहीं करने देते हो। आपने उनको कहा रेस में दौड़ो, लेकिन आप उनको उसके ट्रैक में ही नहीं जाने देते हो। आपने कह दिया वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग के बाद रिजल्ट आ जाएगा, वो घर चला जाएगा, ये घर चला जाएगा। ये तो आपके कंट्रोल में था, इसलिए तो इज दिस पॉसिबल कि आप पीएम के इलेक्शन कराओ और बिना रैली के आप इलेक्शन करा लो? हो सकता है क्या? नहीं। विधानसभा के चुनाव में बिना रैली के इलेक्शन हो सकता है क्या? देन हाउ आर यू ट्रीटिंग स्टूडेंट्स इलेक्शन एज सच कि इलेक्शन होके घर चले जाओ? वो लोगों में जाएगा, वो सभा करेगा, रैली करेगा, तो लोग देखेंगे ना, हाँ ये है वो जो चुनाव लड़ रहा है या चुनाव बच्चों में दौड़ता है या बच्चों का काम करता है। अब तो बच्चों तक मैसेज जाएगा ना। आई जस्टिफाई रैलीज वेरी वेरी प्रोमिनेंटली कि ये होना चाहिए, पर नियम के अनुसार यूजीसी ने बंद कर रखा है तो हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। मैं खुद इलेक्शन जीता तो पुलिस ने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे घर छोड़ दिया। मुझे ना रैली करने दी गई, इवन मुझे तो गेट तक भी नहीं आने दिया। तो हमने उनका पूरा सम्मान किया, जैसा उन्होंने कहा हमने बात मान ली। जहाँ तक मुझे याद है आपके समय में भी कोई रैली नहीं निकली थी, कुछ भी नहीं हुआ था, तो इससे कौन कौन सी परेशानियाँ हुई आपको? परेशानी का तो कुछ नहीं है, कमी हुई परेशानी तो बढ़ाना चाहते थे हम कि रैली हो, पर सब मतलब ये ना कि मैसेज जो जाना है ना कि कौन है, क्या थॉट्स हैं। रैलियों के थ्रू आपकी संख्या दिखती है। देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर।
जिसके हाथ में छड़ी होती है वही जादूगर होता है ना। आप जब युवाओं की रैली सभाएं होती थी, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था 2011-12 में, तब सभाएं होती थी, रैली होती थी, तो आप देखिए शहर में, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बेस ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता है। आपने एक स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को जीतने तक तो चलने दिया, जीतने के बाद या जीतने से पहले भी माने, वो रैली करता है तो वो उसके साथियों को साथ लेके निकलता है, वो उसका हुजूम लेके निकलता है, उसके साथी, आप देखिए समर्थन देखने को मिलता है। जैसे अभी काशी में मोदी जी खुद गए थे, तो मोदी जी के आसपास की संख्या ये नहीं बताती थी कि मोदी जी कितने सक्सेसफुल हैं। वो संख्या मेरे विचारों से ये बताती थी कि मोदी जी लोगों से कितने जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कि आप देखिए जहां तक आंख जाएगी वहां तक लोग हैं। उसको पावर में इंटरप्रेट किया जाता है। तो जिस युवा को आप पॉलिटिक्स को समझना सिखाना चाहते हो, उसको ये भी तो सीखने दो कि इस चीज को कैसे संभाला जाता है। आप उसको करने ही नहीं देते हो तो वो संभालेगा कैसे, रैली संभालेगा कैसे। आपने तो उसको कहा तू हाथ जोड़, वोट मांग, बच्चों का काम कर, वो जीत जाएगा। जीतने के बाद आप पुलिस वाले गाड़ी में बिठाए घर छोड़ देंगे। आप उसको करने दीजिए। कुछ युवा देखिए होगा, आप मानिए जहाँ दो शक्तियाँ टकराती है वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। युवाओं को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ें रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप मानेंगे पूरे इलेक्शन में आपको किसी से तू तक से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और इस दुनिया में अभी रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। आप एक व्यक्ति बता दीजिए इस दुनिया में जो चाहता है विवाद हो, एक व्यक्ति बता दीजिए, कोई नहीं चाहता। इसके बेस पे आप उन युवाओं को सीखने से, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम लर्निंग समथिंग। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ इनको करने देनी चाहिए। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं वो चुनाव जीत जाऊं और आपकी तरह एक अध्यक्ष बन के निकलूं मोहनलाल से? ऐसे जी, चुनाव लड़ना है तो स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, इसी से चुनाव जीता जाता है। बाकी छात्र संघ का मेरे को और कोई भाषा लैंग्वेज नहीं आती है। फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, बस। जब हमने सोशल मीडिया पे डाला कि निखिल राज सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पॉडकास्ट में, तो सबका यही कहना था कि उनका एम क्या है। अभी तो वो छात्र संघ अध्यक्ष है, 3 साल से वो किसी चीज़ में उनके द्वारा वो सक्रिय नहीं है। इसका क्या कारण है कि आप 3 साल से अपने छात्र संघ कार्यकाल के बाद सक्रिय नहीं हैं, या फिर आप दिखते नहीं हैं किसी में, और आपका एम क्या है? दिखते नहीं है किसी में का क्या सेंस, थोड़ा सा मेरे को आप इसको एक्सप्लेन। मतलब जैसे आपका छात्र संघ का जो पॉलिटिकल पिक्चर्स में, देखिए हमारे यहाँ एक पद्धति है, मैं जिन विचारों से, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ एक पद्धति है कि झंडा बांधने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। आप भले ही अमित शाह जी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ लें तो उन्होंने भी अपने जीवन के शुरुआती काल में क्या काम किए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि कोई चुनाव जीत के आया हुआ है तो उसको डायरेक्ट बड़े से बड़ा पोस्ट या पद देकर उसको स्थापित कर दिया जाए। इससे जो युवा मेहनत करके आता है उसका मन टूटता है। तो हमारे यहाँ पहले वी ट्राई एंड टेस्ट एंड देन वी पोस्ट, ऐसा हमारे संगठन में चलता है। तो राइट नाउ आई एम नॉट एक्टिव इन पॉलिटिकल पिक्चर्स, बट आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक अ करियर, एंड दैट्स रियली अ हार्ड थिंग टू से कि कैसे समझाऊँ मैं इस चीज़ को, जिसके लिए मैं निरंतर चल रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ। जिस दिन मंजिल पे पहुँचूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हुआ है इनके साथ। भैया, पॉडकास्ट के शुरुआत में जब अपन ने बात करी थी कि युवा, जो आपने बताया था कि न्यू ईयर मनाता है, नववर्ष नहीं मनाता है, तो इसका आपको क्या कहना है, इस पर आपको क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पूछी। भारतीय नववर्ष 2022 2 अप्रैल को आने वाला है। इसके तहत लोग कुछ करते नहीं। मैं 2 अप्रैल इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी नववर्ष समारोह समिति में हूँ, जिसमें 2 अप्रैल को उदयपुर में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हाथी घोड़े सब होंगे। बहुत बड़ी शोभा यात्रा है। बहुत अधिक संख्या में आह्वान किया गया है सभी समाजों का आने के लिए।
और काफ़ी अच्छा भव्य कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें साध्वी ऋतंबरा जी जो साध्वी हैं और बहुत पूजनीय हैं, वो भी पधार रही हैं। उनका उद्बोधन रहेगा गांधी ग्राउंड में। उसको उसके हिसाब से ऐसा है कि नववर्ष कोई बोलता है कि हम न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, तो आपके दिमाग में क्या आया? फर्स्ट ऑफ जैन न्यू ईयर आया। यही समस्या हमारे साथ है। चाइनीज आज भी उनका न्यू ईयर ही मनाते हैं। वो इंग्लिश न्यू ईयर पे भी इनके हिसाब से कल्चर पार्टी करते होंगे, फॉरेन कल्चर पार्टी, बट वो लोग अपना न्यू ईयर ही मनाते हैं, है ना। धर्मो रक्षिते रक्षिता, ये बहुत बड़ा वाक्य 3 शब्दों में संस्कृत में लिखा गया है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम अपने विचार, हम अपने समाज, अपनी सोसाइटी के कल्चर को छोड़ के हम दूसरे की मनाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में आपने कभी देखा जब नववर्ष होता है और आपके घर में दिया जलाया, घर पे झंडा लगाया, ऐसा होता है क्या रेगुलर प्रैक्टिस में? क्यों नहीं होता है? न्यू ईयर पे तो पापा सुबह उठते कहते थे बेटा हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं। उस दिन आप अब की बार आप उठो तो बदलाव चालू करना और अपने पापा को विश करना, पापा हैप्पी न्यू ईयर। हमारे माध्यम से आप आपके युवाओं को भी समझा दीजिए। मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि पाश्चात्य संस्कृति का नववर्ष सभी मनाते हैं और उसमें कोई खोट नहीं है, पर अपनी संस्कृति का नववर्ष हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म समाज सबसे पहले है जो जिसको आपके साथ खड़ा रहता है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हम, लेकिन जो अपने कल्चर ट्रेडिशन के साथ खड़ा रहता है वो ही उसके भविष्य में सक्सेसफुल होता है। तो आप सभी से, युवाओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि 2 अप्रैल 2022 को अपने घर में सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दें, माता पिता का आशीर्वाद लें। हिंदू भारतीय नववर्ष का ध्वज अपने घर की छत पे लगाएं, मिठाइयाँ बांटें, पटाखे फोड़ें। उस दिन सभी अपने परिवारजनों के साथ जितना ज़्यादा नववर्ष का कम्युनिकेशन आप कर सकें उतना ज़्यादा करें। सो व्यूअर्स, समय की बाध्यता होने के कारण हम भैया के साथ इतना ही जुड़ पाएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में भैया से आपने जाना होगा बहुत कुछ, यही आशा इंस्पायरो आपसे रखता है। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और भैया एक बार आप भी आज के युवा को बोल दीजिए कि पॉलिटिक्स से जुड़े और हमारे इस चैनल से भी जुड़े और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू इंस्पायरो मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, और मन की बात की तरह जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, वैसे आज मुझे मेरे मन की बातें कहने का मौका मिला है। इसी में आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एक एक मत बहुत ज़रूरी है। तो एक एक युवा का राजनीति में इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कचरा जो देश में जमा हो रहा है ये साफ सिर्फ युवा कर सकते हैं। और ये युवा जब एक होके इस कचरे को साफ करने आएंगे तब ये हमारा देश इस दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्रियों में, सबसे ज़्यादा प्रखर देशों में आएगा। आप युवा ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, सीखें। इस प्रोफेशन को, जिसको दलदल कहा जाता है, उस दलदल को आप मैं सभी मिलकर साफ कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। इंस्पायरो इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई रियली लाइक टू लव टू बी हियर। मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इंस्पायरो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जैसे युवा जो लोगों की बात को जनता तक लाना चाहते हैं, नॉट एज अ परचेज पब्लिसिटी, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्पायरो से सीखने को मिलेगा, आप सबको पता चलेगा कि क्या लोग विचार रखते हैं। हम युवा जो पीड़ित, प्रेषित और चीज़ें 50 जोड़ी जाती हैं, उससे ओवरकम करने का अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलेगा, देन इंस्पायरो विल बी सक्सेसफुल। प्लीज़ लाइक, लव एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।